तो इस वक्त विधानसभा के अंदर शपथ विधि चल रही है। जो एमएलए हैं उनको विधिवत शपथ दिलाने का प्रक्रिया जो है वो शुरू है। ये आप देख सकते हैं। हम देखते हैं इंडिविजुअल शपथ लेते हैं, सीधे दस्तखत करते हैं। मेरे ख्याल से सीधे दस्तखत कर रहे हैं। जो फ्रेम है वो आधा कटा हुआ है, क्योंकि शपथ लेते हुए शॉट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। सीधे चलते हैं बेंगलुरु। इस पर और जानकारी लेने के लिए मेरे सहयोगी मनीष अवस्थी के साथ मेरे पॉलिटिकल एडिटर। मनीष भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, अब थोड़ी बेहतर हुई है दीपक भाई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या प्रोटेम स्पीकर एक एक करके सबको शपथ दिला रहा है, या और प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट हो चुके हैं और वो अलग अलग शपथ दिलवा रहे हैं सबको? ऐसा भी होता है? दीपक भाई, ऐसा होता है, लेकिन शुरुआत तो एक एक करके हुई थी। लेकिन चूंकि मैं सदन से बाहर खड़ा हूं भले ही उसी प्रांगण में, लेकिन इस बात की जानकारी अभी तक नहीं आई है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पर जो शपथ ली उन्होंने, इंडिविजुअल येदियुरप्पा ने भी लिया, अभी भी दिख रहे हैं एक ही आदमी दिख लेकिन बीच में ये भी दिखा कि दस्तखत करने वालों में लाइन लगी है जी। तो इसका मतलब है कि कहीं और भी हो सकता है। मतलब ये थोड़ा समझने वाली बात है, वरना टाइम 4 बजे तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी अपने आप में। क्योंकि मनीष भाई, इसमें यह है कि अगर हमने पता नहीं किया और हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाए तो हम 3 मिनट का मान के चल रहे हैं एक शपथ के, तो वैसे 666 मिनट, तो 10 घंटे तो वैसे ही लग जाएंगे। 4 बजे की डेडलाइन क्रॉस हो जाएगी। तो क्या तकनीक अपना सकते हैं? क्या आप इसे पता करके बता सकते हैं हमको अंदर से कि किस तरह की तकनीक अपनाई जा रही है? विद प्रोटेम स्पीकर के ऑफिस से पता लग सकता है, टेबल ऑफिस से पता लग सकता है कि शपथ कहाँ और कैसे कैसे हो रही है? देखिए दीपक भाई, जहां तक शपथ दिलाने की बात है, येदियुरप्पा ने भी जब सवेरे मीडिया से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि 4 बजे मैं अपना विश्वास मत हासिल कर रहूंगा। यानी सबके जहन में, दिमाग में सर्वोच्च न्यायालय की जो डेडलाइन है, यानी कि जो समय सीमा है 4 बजे की, उसके भीतर करना है, ये तो तय है। अब इसको लेकर अंदर क्या ऊपर नीचे हो रहा है, इसकी जानकारी हमें जैसे ही पता चलेगी हम आपसे साझा करेंगे और दर्शकों को भी बताएंगे। चलिए, बिल्कुल। अब क्या लग रहा है अरविंद मोहन जी, देखिए जरा, 2 लोग एक साथ ले रहे हैं? नहीं, 2 एक तो अध्यक्ष होंगे, एक नहीं, वो दिला रहे हैं। वो पुराना वाला है, पुराना वाला विजुअल आप येदियुरप्पा का, जिसमें येदियुरप्पा चल रहे थे। नहीं, ये येदियुरप्पा नहीं है, ये कोई ये नए लोग आए, ये 2 लोग हैं। ये 2 लोग एक साथ ले रहे हैं। हाँ, तो अगर 2 लोगों को भी एक साथ 4 क्यों नहीं ले सकते? हाँ, 10 क्यों नहीं ले सकते? उस केस में तो हाँ, तो इस केस में तो सभी ले सकेंगे, एक साथ भी ले सकता है। हाँ, एक साथ भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जब 90-90, 100-100 मंत्री बनते थे तो राज्यपाल एक साथ ही शपथ दिलाते थे। जब मंत्रियों की शपथ एक साथ हो सकती है, तो मंत्रियों की शपथ एक साथ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सिग्नेचर करना बहुत जरूरी है। वहां पे भी लाइन लगती थी बाद में सिग्नेचर करना। हाँ। कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री। सिग्नेचर में तो ये मान सकते हैं कि 30 सेकंड या 45 सेकंड में ये काम खत्म हो जाए। फिर भी मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मनीष जी बताइए, कोई क्लैरिटी? हेलो जी, कोई क्लैरिटी मनीष भाई? जी दीपक भाई, मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश अभी अंदर से आए हैं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है और क्या स्थिति है, इसकी विस्तृत जानकारी वो देंगे। राजेश, अंदर क्या चल रहा है? फिलहाल देखिए, सारे विधायक जो हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे इस वक्त और शपथ ले रहे हैं अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से, जहां से निर्वाचित हुए हैं वो यहाँ पे शपथ ले रहे हैं। और तकरीबन अभी तक ये नहीं ठीक पता चल पा रहा है मनीष जी कि क्या सारे विधायक पहुंचे, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कई विधायक पहुंचे नहीं, तो ये नहीं पता चल पाया कि सारे विधायक पहुंचे या नहीं पहुंचे। लेकिन जो बसेस हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं, जिन बसों में विधायकों को घुमाया जा रहा है यहाँ से, कभी हैदराबाद से यहाँ, वो सारे बसेस जो है यहाँ पहुंच चुकी हैं और सारे विधायक जो है फिलहाल विधानसभा के अंदर में पहुंच चुके हैं और शपथ जो है वो लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी बीच में आपको बता दूं कि कुछ जो कांग्रेस के नेता हैं वो बाहर आके मीडिया से बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उर्गोप्पा करके एक एमएलसी हैं, वो आए थे और वो आरोप लगा रहे थे कि उनके पास ऑडियो क्लिप है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके विधायकों को अपने पाले में करने के लिए पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं। तो पूरा जो खेल है वो शुरू हो चुका है। राजेश, हमारे प्रधान संपादक दीपक जी की एक जिज्ञासा है जो कि मेरी भी है कि आखिर अगर ये एक एक कर विधायक शपथ लेते हैं तो 3 मिनट लगता है, तो 3 मिनट के तहत 666 मिनट यानी रात के 10 बजेंगे। जो विश्वास मत है वो 4 बजे तक हासिल करना है। इसको लेकर अंदर क्या चल रहा है? देखिए, अभी फिलहाल जो विधायक हैं वो एक एक करके शपथ ले रहे हैं। हो सकता है कि ज्यादा जब देर हो
तो समूह में लोगों को शपथ दिलाया जाएगी। फिलहाल जो शपथ ग्रहण का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो शपथ लोगों को, जो विधायक हैं उनको दिला रहे हैं, लेकिन ये सही बात है कि अगर सारे विधायक अगर एक एक करके शपथ लेते हैं तो काफी देर हो जाएगी। फिलहाल तो वही चल रहा है कि एक एक करके शपथ ले रहे हैं। हो सकता है अगर ज्यादा देर होने लगे तो समूह में शपथ दिलाए। राजेश, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब। सर्वोच्च न्यायालय का जब फैसला आया तब क्या स्थिति थी परिसर में और अंदर? देखिए, तब जब फैसला आया था, तब फैसले के बाद, फैसले के अगर हम पहले कहें, अगर येदियुरप्पा की जब सरकार बनी थी तो हमने देखा था किस तरीके से महात्मा, अभी बोपैया को लेकर जो फैसला आया है कि वही बने रहेंगे, बोपैया का जो फैसला आया उसको लेके कुछ ज्यादा हलचल नहीं दिख रही, क्योंकि कांग्रेस को भी ये लग रहा था कि क्योंकि एक कन्वेंशन को लेके, एक परंपरा को चुनौती देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, कहीं कोई इलीगल काम या गैर कानूनी काम नहीं हुआ था, तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं पता था कि उन्हें इसमें कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिलने वाली है, तो कुछ ज्यादा हलचल देखने को फिलहाल तो नहीं मिल रही उनके पाले में। दीपक भाई, ज्यादा सफलता मिले ना मिले, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि सीधा प्रसारण जरूर होगा। सीधा प्रसारण जरूर होगा। और वैसे ही ज्यादातर राज्य विधानसभाओं का और ज्यादातर जो राज्य की विधानसभा है, यहाँ पर विधान सौदा है, वहां पर कैमरे जाते हैं और लाइव रिकॉर्डिंग होती है। आपको वो दृश्य याद होंगे और दर्शकों को भी याद होंगे, आपको भी अच्छी तरह याद होंगे जब माइक रॉकेट बने थे और यूपी की असेंबली में चलने लगे थे। ऐसी कुछ हालत यहाँ पर भी हुई थी 2010 के अंदर। लेकिन अब ये समझना होगा कि कैसे ये बहुमत परीक्षण होगा, क्या इसकी परंपरा होगी। फिलहाल ऐसा लगता है कि दो करके शपथ ले रहे हैं। अब ये 2 करके ले रहे हैं, 1 करके ले रहे हैं। इस पर क्लैरिफिकेशन जो बहुत जरूरी है। मनीष भाई, इस पर क्लैरिफिकेशन लाने की कोशिश करिए। अगर इस पर क्लैरिफिकेशन मिल जाए, हम अपने पैनल के पास चलते हैं। माधव, मुझे ये बताइए कि इस प्रक्रिया को देखने के बाद आपको क्या लगता है, कहीं कोई लाइव प्रसारण होने के बाद कहीं कोई घपले की, कहीं कोई पार्शियलिटी की, कहीं कुछ करने की गुंजाइश बचती है क्या? ये पूरी तरह से पारदर्शी तरीका है। और मैं बोला ना, कांग्रेस ने गलत कदम उठाया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो है उन्होंने अप्रोच किया था प्रोटेम स्पीकर के मामले में, और प्रोटेम स्पीकर और गवर्नर के जो वकील थे उन्होंने क्लियरली बोला कि इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो लाइव टेलीकास्ट किया जाए तो सब पब्लिक डोमेन में होगा, सब लोग उसको वॉच करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कहीं पारदर्शिता की कमी होगी, पूरी तरह पारदर्शी तरीका होगा। और वो प्रोटेम स्पीकर पर डिपेंड करता है कि वो कार्यवाही किस रूप में चलाना चाहते हैं, किस रूप में वोटिंग कराना चाहते हैं, वो रेज हैंड करवाएंगे या दो साइड करेंगे, वो सब प्रोटेम स्पीकर के दायरे में आता है। वो प्रोटेम स्पीकर के दायरे में आता है। और हम अभी इस फैक्ट को चेक कराते हैं। मुझे चेक कराइए कि क्या वोटिंग मशीन जो है कर्नाटक विधान सौदा के अंदर मौजूद है। ये पता करिए कि क्या इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन मौजूद है। रिसर्च में बोलिए आप, ताकि हमको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करता हूं। अजय जी, मुझे ये बताइए कि ये जो पारदर्शिता की जो माधव जी बात कर रहे हैं, ये पारदर्शिता वाकई दिखाई देगी या होगी भी? दोनों में अंतर देना, दिखाई देना एक अलग चीज है और होना एक अलग चीज है। देखिए, न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में कहीं न कहीं ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। और सर्वोच्च न्यायालय आज ही प्रोटेम स्पीकर को ध्यान में रखते हुए ही जब कांग्रेस ने अपना प्रस्ताव रखा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि निष्पक्षता और पारदर्शिता 2 महत्वपूर्ण बिंदु है जो जनतंत्र के लिए भी ये आधारशिला है, आधार स्तंभ है। तो निश्चित तौर पे आज पूरी कर्नाटका की जो विधानसभा होगी, वहां जिस तरह से रिकॉर्डिंग और सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं ये प्रयास करेगा, और लोगों का भी, आपका भी, पूरे दर्शकों का भी ये आज ध्यान है कि किस तरह जनतंत्र की आधारशिला जो है मजबूत रहे। उसके लिए प्रोटेम स्पीकर पर जो भी प्रश्न चिन्ह लगे थे, यदि पारदर्शिता और निष्पक्षता होती है तो ये सारे मुद्दे पीछे हो जाएंगे। और आने वाला जो सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें कहीं न कहीं जनता को तंत्र पर पूरा विश्वास होगा, जो लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विवेचना है और महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी आज के लिए आप इसको उपलब्धि मानते हैं? आप एनके सिंह साहब इसको क्या मानते हैं? ये वाकई लोकतंत्र के लिए एक अच्छी चीज है या वाकई लोकतंत्र के लिए एक बुरी चीज की शुरुआत है? नहीं, बहुत कुछ गंदगी हो चुकी है। उसमें एक ग्लिमर ऑफ होप है कि अगर आप लाइव टेलीकास्ट कराएंगे तो वो रिकॉर्डेड होगा, टेंजिबल रेलेवेंट फैक्ट भी आपके पास होंगे, क्योंकि जब भी चाहे किसी एक्स मेंबर का कंडक्ट अगर देखना है तो आपने अपने फुटेज को रिवाइंड किया और उसके कंडक्ट को आप देख सकते हैं। लॉबी अगर है, लॉबी में सारे लोग खड़े हैं, हर चेयर पे लोग खड़े हैं, अगर ये आप देख लेते हैं तो उसमें कोई गड़बड़ी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, शायद नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र बहुत समृद्ध होगा
अगर ये लाइव फुटेजेस कमर्शियल मीडिया को, प्राइवेट मीडिया को उपलब्ध होंगे और सरकारी मीडिया को भी उपलब्ध होंगे। और ये मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के कहने के पहले ही शायद मेंटली तैयार थी गवर्नमेंट, इसलिए उन्होंने ये कमिटमेंट भी कर लिया कि हम इसको लाइव फुटेज देंगे। और इंटरनल तो हर विधानसभा के अंदर चलता ही रहता है, होता ही है। सदस्यों को दिखाने मेरे ख्याल से वही करेंगे, क्या चल रहा है। और हम तो 1992 से देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर अपना खुद का क्लोज सर्किट बहुत पहले से रहा है, बहुत पहले से था, और बाद में उसी का सीधे टेलीकास्ट होने लगा। सीधे टेलीकास्ट, वाजपेयी ने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया कि 13 दिन में की जो उनकी सरकार थी उसमें जो 3 दिन की शपथ हुई थी वो लाइव दिखाई थी। DD1 पे भी दिखाई, DD2 पे भी दिखाई और बिना रोके दिखाई, और उसने देश के माहौल को एक बदला है। दूसरी बात से चैनल वगैरह आने का एक कंसेप्ट आया जी। तो इसमें यह है कि अगर लाइव दिखा रहे हैं तो हमें सोर्स दे दे, हमारे चैनल्स खड़े हैं, हमारे वो भी खड़े हैं। मेरे ख्याल से हम खुद लाइव दिखा रहे हैं, हम खुद लाइव दिखा रहे हैं, हमारे पास सोर्स मौजूद होगा, इसीलिए हम लाइव दिखा पा रहे हैं। फिलहाल हम इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एएनआई के हवाले से हम चला रहे हैं। कांग्रेस के 2 विधायक, कांग्रेस के 2 MLA विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, ये कंफर्म खबर है। MLA आनंद सिंह और प्रताप गौड़ा विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। एएनआई के हवाले से खबर चला रहे हैं, यानी अब जो संख्या होगी वो 200 हो जाएगी। क्यों सर? टोटल संख्या 200 हो जाएगी। हाँ, 200 नहीं हो जाएगी बल्कि 219 हो जाएगी। 19 हो जाएगी। 219 हो जाएगी। 219 हो जाएगी। और मेजोरिटी कितनी होगी? मेजोरिटी इसका हाफ कर लीजिए आप, तो कोई तत्काल रिलीफ नहीं मिलनी है, लेकिन 110 की करनी है तो 6 और जरूरत पड़ेगी। 6 और जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे रहे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचत पीड़ को ऋतु आवत फल हो। अब तो सब राजनीति में सब फल का इंतजार करना है। माली सींचे 100 घड़ा, तो वो 100 घड़ा कौन सा होगा ये देखने की जरूरत है। 100 घड़े की बात कुमार स्वामी में से कर भी चुके हैं। अब वो रेट कहाँ से आया किसी को नहीं पता, इसीलिए बीजेपी कह रही कि इमेजिनरी रेट्स हैं। राजेश के पास सीधे चलते हैं। राजेश, ये 2 विधायक कौन है, क्या इनका थोड़ा सा प्रोफाइल आपकी नॉलेज में है? आनंद सिंह और प्रताप गौड़ा। देखिए, आनंद सिंह के बारे में पहले से ही कहा जा रहा था दीपक जी कि वो कांग्रेस के विधायकों से संपर्क में नहीं है। जो कांग्रेस के विधायकों का टूर हुआ यहां से हैदराबाद से यहां, उसमें भी वो शामिल नहीं थे। जब से जब विधानसभा के नतीजे आए थे तब से ही वो कांग्रेस के लोगों के संपर्क में नहीं थे। तो उनका ना आना कहीं ना कहीं ये कयास जो था वो सच साबित हुआ। अब गौड़ा जो दूसरे विधायक हैं उनके बारे में भी शुरुआत में कहा जा रहा था कि वो संपर्क में नहीं है, फिर कहा जा रहा था कि संपर्क में है, आज वो भी नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। आनंद सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, टिकट उन्हें नहीं मिला था, इसलिए वो कांग्रेस में गए थे और चुनाव जीत के आए थे। तो कहीं ना कहीं पुराने जो भारतीय जनता पार्टी उनके रूट्स थे वो शायद काम आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस वजह से वो विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। गौड़ा पाटिल के बारे में ज्यादा जानकारी इस वक्त नहीं है, लेकिन वो भी विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। जेडीएस के कितने विधायक नहीं पहुंचे उसके बारे में जानकारी फिलहाल जुटाने की कोशिश की जा रही है। कल कुमार स्वामी कह रहे थे कि जेडीएस के भी कुछ विधायक हैं जो जिन्हें बीजेपी के लोगों ने किडनैप कर लिया है, अपने पास रख लिया है, तो उनके सारे विधायक पहुंचे या नहीं पहुंचे उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। शपथ ग्रहण जो है वो फिलहाल अंदर चल रहा है। दीपक जी, शपथ ग्रहण फिलहाल अंदर चल रहा है। हम ये भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि अब तक कितने विधायकों ने शपथ ली है। मैं दूसरा जानना चाहता हूं राजेश कि क्या इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग जो होती है, जिस तरह से लोकसभा के अंदर है कि जो सदन का सांसद है वो बटन दबाकर अपना वोट दे सकता है, एब्सटेन के लिए पीला, नो के लिए रेड और ग्रीन, हरा, ये 4 वोट होते हैं, बटन दबाता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में स्कोर आ जाता है। क्या ये चीज विधानसभा के अंदर मौजूद है? देखिए, पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो लगातार कह रहे हैं कि वॉइस वोटिंग से, यानी कि या फिर हाथ उठा के वो की कोशिश करेंगे। और ये लगता है राजेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर हम आएंगे राजेश के पास। फिलहाल एक ब्रेक, क्योंकि बहुत दिलचस्प बात बता रहे थे। अगर हाथ उठा के करेंगे तो अपने आप में दिक्कत होगी, कैसे 222 में से बहुमत को गिना जाएगा, 110 या 111 या 112, बहुत मुश्किल काम होगा। और अगर पर्ची से इसको करेंगे तो कितना वक्त लगेगा, ये भी सोचने की बात होती है। और ये सब कुछ निर्भर करता है प्रोटेम स्पीकर के विवेक पर, और इस विवेक का फैसला लेने का या इस पर जजमेंट देने का किसी को कोई अधिकार तुरंत फुरत नहीं बनता है।
खिलाड़ा के अंदर बेंगलुरु में शपथ चल रही है, विधायक शपथ ले रहे हैं। जैसे ही शपथ पूरी होगी, कैसे शपथ पूरी होगी इस पर अभी भी डाउट है, क्योंकि अगर 3 मिनट एक के कैलकुलेट किए जाएं उसके हिसाब से 666 मिनट लगेंगे टोटल शपथ कराने में, जो 10 घंटे से ज्यादा का वक्त होगा। तो ऐसे में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि शपथ कैसे होती है, 2 लोगों को एक साथ दिलाई जाती है, 3 लोगों को एक साथ दिलाई जाती है, फिर रजिस्टर में साइन होते हैं, या अलग अलग करके शपथ दिलाई जाती है। ये हमको देखना होगा। ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई। और दूसरा इशू जिस पर हम क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होता है, वो है कि नहीं, अन्यथा वॉइस वोट से हाथ उठाकर गिनती करवाकर खड़े करवाकर ये तमाम प्रक्रिया होती है जिसके हिसाब से सदन के अंदर गिनती होती है। तो अभी भी कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। आपको क्या लगता है कि इन सबके बीच में क्या क्या ग्रे एरियाज बनते हैं? देखिए, ग्रे एरिया एक तो ये है कि इसका जो परंपरा रही है कि जैसे ही सदन में मोशन आता है स्पीकर पढ़ के सुनाता है और उसके बाद इसको कहता है कि भाई इस पे आप अपना मत दीजिए, 2 सुबह से एज, तो जैसे ही वो कहता है तो वॉइस वोट से एक आवाज आती है एज, और दूसरी तरफ से नेज की अपोजिशन से आती है। कई बार ये होता है कि चूंकि सब जानते हैं कि इसमें ट्रेजरी बेंच का नंबर ज्यादा है, तो ये मान लिया जाता है कि वॉइस वोट से उसको पारित कर दिया जाता है। ये स्पीकर कर देता है कि आई थिंक द एज हैव इट, द एज हैव इट, 2 बार कह के उसको यस कर देता है। लेकिन अगर वॉइस वोट से आप करते हो जहां पे इतना पूरी सरकार का भविष्य रुका हुआ है, उसमें यह होता है कि वॉइस वोट के बीच में अगर ये डिमांड आ गई, जैसे ही वॉइस वोट खत्म हुआ उसके बाद डिवीजन की डिमांड आ गई अपोजिशन से जो मोशन के खिलाफ है, उन्होंने कहा नहीं साहब हम चाहते हैं कि संख्या बताई जाए, डिवीजन किया जाए। तो डिवीजन का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग, ऐसे डिवीजन नहीं होता कोई अलग अगल बगल बैठ जाता है। डिवीजन का मतलब होता है कि जो इसके फेवर में हो वो राइट साइड में बैठेगा, जो इसके खिलाफ है वो लेफ्ट साइड में बैठेगा, और इमीडिएटली लॉबी क्लियर की जाती है। जो बीच का पैसेज है आप देख रहे हैं उसको क्लियर कर दिया जाता है, और सबको अपनी नोटिफाइड जगह पे बैठना। हाँ, लेकिन आज नोटिफाइड नहीं है। मुझे लगता है कि आप अपने रिपोर्टर से ये भी कहें, और मनीष वहां खड़े हैं, बहुत सीनियर रिपोर्टर रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, हमारे एडिटर भी हैं, तो मेरे ख्याल से वो पता करना चाहिए कि क्या सीटिंग अरेंजमेंट भी सुबह 11 बजे दे दी गई है। मैंने किससे बात किया था तो उन लोगों को शायद ये बना रहे थे कि सीटिंग अरेंजमेंट ऑलरेडी असाइन कर दिया जाएगा कि 17 नंबर पर रामलाल बैठेंगे, 18 नंबर पर श्यामलाल बैठेंगे, ये शायद कर देंगे। अब यह है कि जब डिवीजन क्लियर, ये लॉबी क्लियर हो जाएगी तो डिवीजन में यह देखा जाएगा कि सभी को मालूम रहता है, हम लोग भी जो विधानसभा और राज्यसभा वो पार्लियामेंट कवर करते रहे, दीपक जी याद होगा आपको कि हम लोग भी एक नजर से देख के बता सकते थे कि कितने लोग हैं, क्योंकि बाकी कुर्सियां जो खाली हैं उसी को टोटल नंबर से घटा देना है। तो जो फेवर में है वो एक साइड में आ जाएगा, जो निगेट कर रहा है, जो खिलाफ है, वो दूसरी साइड में लॉबी के चला जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप जब ये कर देंगे तो एक परंपरा जो लोकसभा में रही है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ साथ हम पर्ची भी देते हैं, पर्ची बांटी जाती है और उस पर्ची पे भी भर के देते हैं ताकि काउंटर चेक हो जाए। शायद वहां पे ये सिस्टम नहीं है, जो हमारी जानकारी है विधानसभा में कर्नाटक के अभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं शुरू हुआ है। तो 2 चीजें हो सकती है, एक तो आप वॉइस वोट जैसे ही खारिज होगा तो आपको ये कराना पड़ेगा। ये स्पीकर के लिए परंपरा रही है कि जैसे ही डिवीजन की मांग की गई आपको लॉबी क्लियर करा के डिवीजन कराना पड़ेगा, संख्या देनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आप एक तो करेंगे कि संख्या ऐसे ही मिल जाएगी आपको, दूसरा यह कि अगर पर्ची इंट्रोड्यूस करते हैं तो पर्ची के आधार पर भी काउंटिंग होती है, थोड़ा सा उसमें देर लग जाता है। यही दोनों प्रक्रियाएं। हाँ, एक चालाकी अगर कोई करता है तो उत्तराखंड का मुझे अभी हाल का याद है ताजा कि डिवीजन मांगते रहे अपोजिशन के लोग जो मोशन के खिलाफ थे, लेकिन स्पीकर ने कहा कि मैंने सुना ही नहीं, किसी ने नहीं मांगा मुझसे, जबकि वो कह रहे थे कि लगातार मांगे और आवाज सुनाई भी पड़ रही थी। तो ये भी परंपरा है कि कई बार अगर स्पीकर बायस्ड होता है तो वो ये कर देता है कि मुझे आवाज कोई आई नहीं, लिहाजा वॉइस वोट से हमने उसको मोशन को पारित कर दिया। तो काफी सारे ग्रे एरियाज है, लेकिन मैं एक बात बता दूं,
जेडीएस के सारे विधायक सदन में पहुंच गए हैं। तो अगर बहुमत परीक्षण की बात की जाए तो सिर्फ 2 विधायक अभी तक एब्सेंट है, दोनों विधायक कांग्रेस के। मुझे दीपक जी एक चीज अभी समझ पा रहे थे, जेडीएस के तो 38 ऐसे भी हैं, तो उनको गिनने में कौन सा बड़ा भारी मुश्किल है। तो जेडीएस का अब तो 1-2 घंटा होने जा रहा है, करीब 1.5 घंटा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 2 ही अभी एब्सेंट हुए हैं, बाकी सारे लोग वहां हैं, वरना अभी तक खबर बाहर निकल आती कि फला एमएलए नहीं आया है। बिल्कुल। और अरविंद मोहन जी, इन तमाम परिस्थितियों को देखकर आपको क्या लगता है, क्या सिनेरियो आपके मन में बनता है? जो केजी बोपैया साहब है वो क्या करने वाले हैं? हम उनके माइंड को तो नहीं रीड कर सकते, लेकिन एक विश्लेषण जरूर कर सकते हैं उसका। नहीं, लेकिन जब इतना ट्रांसपेरेंट सब कुछ दिख रहा है, खासतौर से इतने कैमरे हैं और सब लोग, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा जो हम शोरगुल और इसकी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन चीजों की गुंजाइश धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो असल में जो वोट देंगे एमएलए, वही चीज इसमें रिफ्लेक्ट होगी। अंदर अंदर क्या मैनेजमेंट हुआ है वो देखने की चीज है, और मैनेजमेंट का एक नतीजा दिख रहा है कि 2 लोग अभी गायब हैं, अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन 4 बजे तक क्या होगा वो देखने की चीज होगी। लेकिन मुझे जो ये सब हम पहले अटकल लगा रहे थे कि हंगामा कर सकते हैं, किसी को बाहर कर देंगे, उसकी गुंजाइश कम होती दिख रही है। अगर इतना ट्रांसपेरेंट है कि सारा देश देख रहा है, तो ये गलती मेरे ख्याल से अभी कोई नहीं कर। इसमें अरविंद जी एक चीज है कि जो कमजोर पड़ेगा वो हंगामा करके इसको डिस्टर्ब करना चाहिए। जो परंपरा हम लोग इतने साल से देख रहे हैं, उसमें मुझे ये हंगामे के अंदेशा है दोनों पक्ष में। जो भी कमजोर पड़ेगा, अगर उसको लगता है कि नहीं 6 हमारे बाइकआउट कर गए, 12 बाइकआउट कर गए, तो वो साइड करेगा। अगर ये लगता है कि नहीं हम मजबूत हैं, हम कमजोर हो रहे हैं, तो ट्रेजरी बेंच करेगा। तो मुझे लगता है कि हंगामा तो हर हालत में होना है, जितना पैशंस रद्द कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि बहुत क्लियर हो जाए, आपको याद होगा कि मोबाइल ले जाना अब अलाउड है, मोबाइल में अब सबके पास कैमरे होते हैं। तो मेरे ख्याल से एक एमएलए का कंडक्ट जो दूसरे पक्ष का एमएलए है वो देखेगा कि आपने वोट दिया नहीं दिया। वोट देने का मतलब कि आप किस अपनी कुर्सी पे कहां खड़े हैं, कहां नहीं है, कितनी कुर्सियां खाली है, ये देख के घपले के उन चांसेस तो बहुत कम हो जा रहे हैं। वैसे कर्नाटक में मोबाइल फोन से कुछ और भी बहुत कुछ होता है, मोबाइल फोन होते हैं। जी देखा हमने विधानसभा के अंदर। अजय, एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया मैं ये भी मान रहा हूं आज कि डायरेक्ट आपके द्वारा, चैनलों के द्वारा दर्शकों को भी विधानसभा की कार्रवाई देखने का प्रत्यक्ष तौर पे मिलेगा मौका, और साथ में सभी दलों के चेहरे और चरित्र को भी देखने का मौका मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है जनता का कहीं न कहीं एक दबाव निश्चित तौर पे सभी विधायकों पर। अरे जनाब अजय जी, लोकसभा में नहीं होता है दबाव चाहिए, लोकसभा में दबाव नहीं होता है, राज्यसभा में आज तक दबाव नहीं हुआ। लोकसभा चल नहीं रही है, राज्यसभा चल नहीं रही है, और उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ पर कोई नैतिक दबाव होगा आज। लेकिन कर्नाटका की जनता को निश्चित तौर पे एक सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए, जिस तरह से। देखिए स्टेक पे अजय, अगर हल्की हल्की चीजें हो, स्टेक पे कोई कानून बन रहा हो तो नैतिकता नजर आती। यहाँ तो सरकार का गिरना उसमें है, इसमें नैतिकता की जगह बहुत कुछ होगा जो हो रहा है। आप देख तो रहे हैं कि किस तरह से बसों में लाया जा रहा है, और किसी को ये अगर वो कहे भी कि भाई मुझे उतर के जरा सा बाहर खड़े होना है, तो 4 आदमी खड़े हो जाएंगे, यहाँ कहीं जाएंगे तो नहीं आप। इतना तो डर बना हुआ है कि जैसे पशुओं का होता है कि एक जमाने में, मैं माननीय के लिए कोई पेजोरेटिव शब्द नहीं यूज कर रहा हूं, लेकिन ये होता है कि नहीं निकल के उधर न भाग जाए। निश्चित तौर पे ये जो हालत आ गई है नैतिक पतन की, अगर ये हालत है भाई कहां गया वो? अभी आपने इलेक्शन के दौरान तमाम कसीदे पढ़े थे, इसी जेडीएस को आपने बताया था कि ये तो बीजेपी के साथ है। अभी कांग्रेस ने, अभी तो कल ही तो रिजल्ट आया है, लेकिन आज आपने अचानक अनाउंस किया बिना किसी विधायक दल की बैठक किए, आपने अनाउंस कर दिया कि नहीं साहब हमारा चीफ मिनिस्टर उस पार्टी का होगा जिसके खिलाफ हम लड़े हैं। चलिए मैं सोशल मीडिया का एक जोक दिखाऊंगा, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, बड़ा मजा आएगा उसको देखकर।